हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले जो है वो वीडियो कंप्लीट देखें। आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो इसमें दिया हुआ स्टडी मटेरियल अपने को समझ में आएगा। उसके बाद में जो है वो आप अपने पास इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि आधा या पौन घंटा अपने पास सबके पास होता है कि अगर अपना पढ़ने का पर्पज़ है, मकसद है, तो आप बाद में उस चीज़ को समझने के बाद भी नोट्स बना सकें। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो मेरी लैंग्वेज है वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ समझाई जा रही है वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, और चीज़ अगर समझ में आ गई तो वो लंबे समय तक स्थायी रहेगी। क्लियर है? तो पहले आप उस चीज़ को समझें, उसके बाद में नोट्स बनाएं। तो अपने टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। पिछले हिस्से के अंदर जो है वो अपने हेनरी के जो नियम है उससे संबंधित जो अपने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब जो अपना नेक्स्ट अगला हिस्सा होगा वो होगा राउले के नियम से संबंधित। अब राउले ने और हेनरी ने किसके बारे में बात की थी, अब ये अपना हिस्सा जुड़ता जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पीछे का मैटर याद होना ज़रूरी है। तो पीछे का मैटर भी बीच बीच में काम में आएगा, और नेक्स्ट अप टू जो चल रहा है वो तो है ही है। तो नेक्स्ट आज की जो अपनी हेडिंग होगी, आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगा द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। अब द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, इससे पिछला जो हिस्सा था अपना, पिछला जो टॉपिक था वो था गैस के लिए। अब द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब की बात करूं तो द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब क्या है, तो सीधी सी बात है कि प्रैक्टिकली हिस्सा है, समझने की कोशिश करना, उसे नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है। कि मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, इस पात्र का जितना आयतन है उतना ही मैंने एक दूसरा पात्र और ले लिया। ये कुछ अपना जो है वो 9th-10th क्लास के अंदर अपने प्रैक्टिकल पढ़ा हुआ, बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर कुछ वैसा ही है। ये पात्र खुला है और ये पात्र जो है वो क्या है, बंद है। ठीक है, दोनों पात्रों का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, दोनों पात्रों का आयतन समान है, समान आयतन युक्त, इसे यूं कह सकता हूं मैं, समान आयतन युक्त पात्र। ठीक है, समान आयतन युक्त पात्र है। ताप मैंने स्थिर कर रखा है, ताप स्थिर है, और यहां तक, इस जगह तक इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलयन है। ऐसे इसमें जो है वो यहां तक सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, विलयन, और इसमें भी क्या भरा हुआ है, विलयन। अब विलयन में क्या है, विलयन क्या चीज है, विलयन है विलय प्लस विलायक, ये अपना विलयन है। विलायक जिसमें विलय और विलायक की बात करूं तो उसमें एक कंपाउंड ऐसा है जो क्या है, वाष्पशील है। ठीक है, तो जैसे ही इस पात्र को गर्म किया जाता है, जैसे पहले पात्र की बात करूं मैं, ये फर्स्ट मेरे पास पहला पात्र है और ये सेकंड है, ये दूसरा है। जब मैं इस पात्र को गर्म करना शुरू करूंगा तो जैसे इस पात्र को गर्म किया जाता है तो यहां से जो है वो वाष्प बनना शुरू हो जाती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। और जैसे ही वाष्पीकरण होगा तो वाष्प जो है वो पात्र से क्या हो जाएगी, बाहर निष्कासित हो जाएगी, पात्र से बाहर निकल जाएगी, वाष्प बनेगी। आपने इसको गर्म किया, विलयन को जैसे गर्म किया जाता है तो इसमें जो विलायक रखा हुआ है अपना, अगर वो वाष्पशील है तो उसकी वाष्प बनेगी और वो वाष्पीकृत होकर सतह से बाहर निकल जाएगा। इस खुले पात्र में है, खुले पात्र में वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है। ये बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसे वायुमंडल के अंदर। आप एक गिलास ले, एक गिलास के अंदर आप पानी रखो और उसे आप धूप में लंबे समय तक रख दो। आपने पूरा गिलास भरा हुआ है, कुछ समय बाद में आप देखोगे तो क्या होगा, या यूँ देखो कि 5 या 10 घंटे बाद में देखोगे तो आप क्या देखोगे कि उसमें जो जल की मात्रा थी वो जल की मात्रा क्या हो गई, अपेक्षाकृत
कम हो गई। वो कम क्यों हुई? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसमें क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। तो पात्र क्या था? खुला था। अब मैंने क्या कर दिया? उसी पात्र को कवर कर दिया, ऊपर से कवर कर दिया, इसको कवर कर दिया। पात्र वही है, अब इसको कवर कर दिया मैंने। जैसे बंद करता हूं पात्र, अब ये स्थिति है खुला पात्र, ये है मेरे पास खुला पात्र, और ये जो है वो है मेरे पास बंद पात्र। अब जैसे ही बंद पात्र है, मैं इसको उतने ही ताप पे गर्म करता हूं, या मैंने ताप स्थिर कर रखा है, तो इसमें भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। इसमें भी क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। जैसे वाष्पीकरण होगा तो यहां पे जो है वो वाष्प इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। यहां क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। अब जो ये वाष्प बन रही है, पात्र बंद है, वाष्प बन रही है, तो कुछ समय बाद में इस वाष्प में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी? इस वाष्प में संघनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। एक निश्चित समय के बाद में, एक निश्चित स्थिति के बाद में, जब यहाँ पे पर्याप्त वाष्प के मोल इकट्ठे हो जाएंगे, वाष्प बन जाएगी, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया पुनः संपन्न होगी? वो होगी संघनन की। और जैसे ही संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी तो वापस जो है, जो वाष्प के अणु हैं वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे और पुनः जो है विलयन के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। विलयन से वाष्प बनी, वाष्प में संघनन हुआ, संघनन से पुनः जो है वो द्रव बना और विलयन के अंदर प्रवेश करता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और एक निश्चित समय के बाद में निश्चित ताप पर विलयन के वाष्प अवस्था में परिवर्तन की दर और उसमें संघनन की जो दर है वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। ठीक है, वाष्प अवस्था की दर और संघनन की दर, वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो जाती है? स्थिर। वाष्प में वाष्प दर मतलब वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, और वाष्प में संघनन होने की प्रक्रिया, यानी वापस द्रव में बदलने की प्रक्रिया। तो इतना जटिल करने के बजाय सीधा यूं कह सकते हैं, वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर जो है वो एक निश्चित समय के बाद में क्या हो जाती है? स्थिर। उस अवस्था में इस वाष्प के द्वारा जो ये विलयन है, इस विलयन की सतह के ऊपर दाब लगाया जाता है। ये वापस रिवर्स दाब लगाती है, यहां इस जगह दाब लगाती है विलयन की सतह के ऊपर। कौन दाब लगाती है? वाष्प। जब वाष्प पुनः विलयन की सतह के ऊपर दाब लगाती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपने एक विलयन को ली, ये प्रक्रिया वाष्प दाब कहाँ संभव है? वाष्प दाब की प्रक्रिया संभव कहाँ है? ये जो है वो क्या लग रहा है यहां? ये हो रहा है वाष्प दाब। ये छोटे तीर के निशान है वाष्पीकरण। ये जो वाष्प बनी ये वापस नीचे की ओर दाब लगाती है, वो कहलाता है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब हमेशा किसमें संभव होता है? बंद पात्र में। बंद पात्र में ही वाष्प दाब उत्पन्न किया जा सकता है, खुले पात्र में वाष्प दाब उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इस वाष्प के द्वारा विलयन की सतह के ऊपर, कथन को ध्यान से सुनना, इस वाष्प के द्वारा विलयन की सतह के ऊपर दाब लगाया जाता है। उत्पन्न जो दाब है वो कहलाता है अपना वाष्प दाब। अब आपने किसकी सतह के ऊपर लगाया है? द्रवीय विलयन की सतह के ऊपर। तो इस द्रवीय विलयन की सतह के ऊपर जो दाब उत्पन्न हुआ वो कहलाया अपना वाष्प दाब। आ गई बात समझ में? तो नॉर्मल चीज, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मेरे पास पात्र क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद पात्र में जब संघनन की दर और वाष्पीकरण की दर इक्वल हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर जो उत्पन्न दाब होता है वो कहलाता है वाष्प दाब। अब वाष्प दाब के लिए इसे पढ़ा जाता है कि अब इसकी अलग अलग कैटेगरियां बनेंगी। ये तो पढ़ लिया कि द्रवीय विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है। अब द्रवीय विलयन भी जो है वो अपने पास अलग अलग टाइप के हैं। अब अलग अलग टाइप का कैसा कि द्रव्य विलयन, यहाँ शब्द क्या काम में आया है? विलयन। द्रव्य विलयन शब्द काम में आया है। तो विलयन जो है वो विलय और विलायक से मिलकर बनता है, तो उसमें विलय भी द्रव होगा और विलायक भी क्या होगा? द्रव होगा। अब विलायक तो मैंने क्या किया? फिक्स कर लिया। विलायक मैंने फिक्स कर लिया एक कि विलायक मेरा जल है, ये मैंने फिक्स कर लिया। अब विलय में चेंज करूंगा, विलय द्रव होगा लेकिन उसको चेंज करूंगा, उसका नेचर भी चेंज करूंगा।
जैसे मैंने विलय जो है वो एक बार तो लिया है, इसके अंदर मैंने शुगर शर्करा, और एक बार इसके अंदर ली मैंने ऑयल तेल। अब शर्करा का नेचर अलग है, शुगर का नेचर अलग है, और ऑयल का नेचर अलग है, ठीक है। या फिर मैं इस विलय के रूप में ऐसा कंपाउंड लेऊंगा जो विलय के अंदर क्या हो जाए, घुल जाए, पूर्ण रूप से घुल जाए। ये विलय भी, उस विलय की भी वाष्प बने और विलय की भी वाष्प बने, यानी ये दोनों वाष्पीकृत हों, दोनों वाष्पशील हों। फिर एक कंडीशन क्या लेऊंगा कि केवल विलय की वाष्प बने, विलय की वाष्प ना बने, यानी ये तो अवाष्पशील हो और ये वाष्पशील हो। तो ऐसी कैटेगरियाँ इसमें अपन आगे की और लेंगे, जब आगे अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा तो वहाँ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने को ये मालूम होना चाहिए कि वाष्प दाब किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है, वाष्प दाब क्या है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो है इसकी डेफिनेशन लेंगे कि वाष्प दाब क्या है, किसे वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ से अब लिखना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, पहले इसकी परिभाषा लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, साम्यावस्था से मतलब समझिए ना। यहां यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया, इसे यूं कर सकते हो, साम्यावस्था पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया और संघनन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, साम्य में होती है, बराबर चलती है। जितना वाष्पीकृत होता है उतना ही क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। ये प्रक्रिया जो है वो साम्यावस्था पर होती है। ठीक है, फिलहाल अपनी जो परिभाषा है वो ये है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें अपने हिस्से हैं, उन हिस्सों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट अगली जो हेडिंग होगी अपनी, इससे रिलेटेड ही, अब सारा पोर्शन इससे रिलेटेड ही चलेगा, अब जितना भी चलेगा अप टू राउले का नियम, राउल्ट का जो नियम आएगा वहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाली जाएगी। नेक्स्ट अगली, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ये हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। द्रव विलयन का द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले समझोगे, उसके बाद में जो मैं लिखाऊंगा उसको लिखना है। क्लियर है। तो यहां जो मेरे पास है वो दो बेलजार हैं, दो बेलजार। ये
पहला बेल जार और ये दूसरा बेल जार है। पहला बेल जार और ये दूसरा बेल जार। ठीक है, ये क्या है? बेल जार। बेल जार। इन दोनों बेल जार का जो आयतन है वो क्या है? समान है। या यूं कर सकते हैं इसे, समान आयतन युक्त, या समान पात्र कर सकते हो आप, समान पात्र, समान पात्र। अब समान पात्र का मतलब सब चीज़ उसके अंदर समान हो गई। क्लियर है? अब इस पहले बेल जार के अंदर मैंने यहाँ इस जगह, इस बेल जार के अंदर मैंने विलयन भरा है। इस बेल जार के अंदर जो है वो क्या भरा है? मैंने विलयन भरा है, या विलायक लेंगे, सॉरी विलयन नहीं, विलायक लेंगे। या इसमें विलायक है। इसमें विलायक है। और ये दूसरा है। ठीक है, ये अवस्था हो गई। ये है इसके अंदर मेरा विलयन, ये कंडीशन। देखो बेलजार है, बंद बेलजार है, समान पात्र है, यानी सब कुछ सारी कंडीशन उनकी समान है। इस पहले बेलजार के अंदर जो है वो विलायक भरा हुआ है, दूसरे बेलजार के अंदर जो है मेरा एक उचित विलयन भरा हुआ है। जो मैंने मात्रा ली है वो दोनों में समान है। जैसे मान लो मैंने 100 ml विलायक लिया है तो 100 ml ही क्या लेऊंगा मैं? विलयन लेता हूँ। तो दोनों की मात्रा क्या होगी? समान। ये समान शब्द मैंने इसी लिया है, इसके अंदर हर चीज़, सारी कंडीशन, सब चीज़ें समान है। पात्र का आयतन वगैरह, इसमें जो मैंने चीज़ें, आपका जो मटेरियल लिया है उसका मान, सारी सब चीज़ जो है वो स्थायी है। तो विलायक वो भी ले लिया, वो मैंने विलयन भी ले लिया। अब क्या किया जाता है कि इस पात्र को जब मैं गर्म करना शुरू करता हूँ, या मैंने इन दोनों का टेम्परेचर भी फिक्स कर लिया, या यूँ कह सकता हूँ कि मैंने दोनों को समान ताप पे गर्म करता हूँ। ठीक है, तो जब दोनों को समान ताप पे गर्म किया जाता है, इसको ले लिया मैंने, इसको ले लिया, समान ताप पर गर्म, समान ताप पर गर्म करने पर, जब इनको समान ताप पर गर्म किया जाता है, या आप ताप स्थिर कर लेते हो, ताप समान ताप मतलब ताप स्थिर हो गया, फिक्स हो गया। जब समान ताप पर इन दोनों बेलजार को गर्म किया जाता है तो एक चीज़ अब ध्यान में रख के चलनी है कि ये विलायक है, शुद्ध विलायक है, और वो विलयन है जिसके अंदर विलय और विलायक मिला हुआ है। तो जैसे ही आप शुद्ध विलायक वाले बेलजार को गर्म करना शुरू करते हो तो गर्म करने पर यहाँ से जो है वो वाष्प बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, और विलायक के अणु जो हैं वो वाष्पीकृत होंगे। वाष्पीकरण, गर्म करने पर क्या होगा? इसके अंदर वाष्पीकरण, तो वाष्प के अणु जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये बन गई इसकी वाष्प। जैसे ही आपने विलायक अणु, अब ये सारा शुद्ध विलायक है, तो इस परत के ऊपर जितने भी विलायक अणु वो सारे के सारे क्या होंगे? वाष्पीकृत होंगे। मान लो इसके ऊपर यहाँ 100 कण जमा हैं, तो वो पूरे 100 के 100 कण जो हैं उस ताप के ऊपर वाष्पीकृत होते हैं। तो 100 कणों की यहाँ पे वाष्प बन जाएगी। ठीक है, यहाँ जो है वो मान लिया 100 कण,
वाष्पीकृत हो गए, 100 कण वाष्प की जो है 100 कण वाष्प के उपस्थित हैं इस जगह। अब उसी ताप के ऊपर मैंने विलयन को जो है वो गर्म करना शुरू कर दिया। उसी ताप के ऊपर मैंने क्या किया है, विलयन को गर्म करना शुरू कर दिया। अब मैं उसी ताप के ऊपर विलयन को गर्म करना शुरू करता हूं, तो यहां से भी जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, ठीक है। और यहां क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। यहां क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। ये वाष्प बन गई। अब पहला क्वेश्चन ये है कि यहां जो वाष्प बनी है, ध्यान से देखना, इस विलयन वाले पात्र में जो वाष्प बनी है और इस विलायक वाले पात्र में जो वाष्प बनी है, क्या इसकी वाष्प और इसकी वाष्प का मान समान होगा? कि इसमें जितने वाष्प के जितने कण हैं, क्या उतने ही वाष्प के कण यहाँ होंगे? क्या ये कभी नहीं, संभव नहीं है। तो यहाँ जो है वो वाष्प के कणों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अब जब यहाँ वाष्प की मात्रा कम होगी तो ये जो वाष्प के कण हैं ये वापस इस विलयन की सतह के ऊपर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। ये विलयन की सतह के ऊपर क्या लगाते हैं, वापस दाब, तो वो कहलाता है वाष्प दाब, ठीक है। तो जब यहाँ उपस्थित कण ही कम है, तो कम कण है तो दाब भी अपेक्षाकृत क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम। और यहाँ पे वाष्प के कण हैं और वो ज़्यादा हैं, तो जब ये विलयन की सतह पे वापस नीचे की ओर, विलायक की सतह की वापस नीचे की ओर दाब लगाएंगे, तो यहाँ पे तो 100 हैं दाब लगाने वाले, मान लो यहाँ पे केवल 60 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 100 लोग मिलकर दाब लगाएंगे नीचे की ओर, यहाँ पे केवल 60 लोग दाब लगाएंगे नीचे की ओर। तो ज़्यादा दाब कहाँ लगेगा, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे 100 जने दाब लगा रहे हैं। तो वहाँ यहाँ जो है वो वाष्प दाब अपेक्षाकृत, वाष्प दाब अपेक्षाकृत अधिक। अब जब वाष्प दाब अपेक्षाकृत अधिक है, वाष्प दाब ज़्यादा लगा रही है, तो क्या होगा कि इसकी जो सतह है, विलायक की जो सतह है, ये सतह कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। और विलायक की सतह जो है वो नीचे की ओर पहुंचकर, मान लिया इस जगह पहुंच गई, इस जगह, ठीक है। तो ये तो जो है वो है प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। और ये जो है वो है अंतिम अवस्था, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था का मतलब जब वाष्प नहीं बनी है, उस समय विलायक इतना था। प्रारंभिक अवस्था का अर्थ है कि जब मैंने शुरू में विलायक को भरा था तो विलायक इतना भरा हुआ था, यहाँ तक भरा हुआ था। अंतिम अवस्था का मतलब है कि जब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया तो यहाँ वाष्प बनी। जो वाष्प के कण थे उन्होंने वापस नीचे की ओर दाब लगाया। किसके ऊपर दाब लगाया, इस विलायक की सतह के ऊपर। तो विलायक की सतह कहाँ पहुँच गई, नीचे की ओर। एक स्थिति ऐसी आ गई कि अब दाब का मान क्या हो गया, स्थिर हो गया, अब और ज़्यादा दाब उत्पन्न नहीं होता है। तो अंतिम अवस्था हो गई कि यहाँ आकर विलायक जो है वो इतना नीचे की ओर गमन कर गया। तो ये अवस्था यहाँ जो है वो ये प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन अंतिम अवस्था जो होगी, दाब तो यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ जो है वो इसकी तुलना में अपेक्षाकृत मान वो कम होगा। तो वो यहाँ पहुँचता है, इस जगह पहुँचता है। तो ये तो हो गई इसकी अंतिम अवस्था, और ये हो गई इसकी प्रारंभिक अवस्था। तो दाब दोनों पात्रों में लगता है, लेकिन ज़्यादा दाब इसमें लगता है और इसके अंदर अपेक्षाकृत कम दाब लगता है। तो यहाँ जो है वो रिक्त स्थान, यानी इस विलायक के आयतन में क्या हो जाती है, कमी, लेकिन जो विलयन के आयतन है उसके अंदर अपेक्षाकृत कमी जो है वो कम होती है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब।
अब देखो यहाँ एक कंडीशन में बात करूँ, वो ये, इस कथन को ध्यान से समझना। अब ये हिस्सा ही आगे चलेगा। ये प्रयोग तो अब आपके सामने है, आपको दिख रहा है ये कि यहाँ शुद्ध विलायक है, यहाँ विलयन है। शुद्ध विलायक है तो अगर मान लो शुद्ध विलायक की सतह के ऊपर 100 कण, दोबारा ध्यान से सुनना, ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना ऐसे। शुद्ध विलायक में अगर यहाँ इस परत के ऊपर 100 कण हैं तो ये सारे के सारे 100 कण समान ताप पर वाष्पीकृत होंगे। तो यहाँ 100 कणों की वाष्प बनेगी। अब ये 100 कण मिलकर वापस इस विलायक की सतह के ऊपर दाब लगाते हैं। तो जैसे ही सतह के ऊपर दाब लगाएंगे, 100 लोग इसके ऊपर दाब लगाएंगे। जैसे मैं हूँ, मेरे 100 लोग धक्का मारते हैं तो मैं बहुत तेज़ी से पीछे की ओर जाऊँगा, ठीक है। तो मैं बहुत तेज़ी से पीछे की ओर जाऊँगा, इसका मतलब मेरे ऊपर जो लगने वाला दाब है वो बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है ये, मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ जो है वो दाब लगाने वाले व्यक्ति अब 100 नहीं होकर मेरे ऊपर धक्का लगाते हैं, यानी दाब लगाते हैं, वो लगाते हैं केवल 60 व्यक्ति, ठीक है। तो पहले तो 100 व्यक्ति धक्का लगा रहे थे, 100 व्यक्ति दाब लगा रहे थे, अब केवल मेरे ऊपर 50 या 60 लोग ही धक्का लगा रहे हैं। तो जब 50 या 60 लोग ही धक्का लगाएंगे तो अब मैं पीछे की ओर जो जाऊंगा, पीछे की ओर जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरे पे लगने वाला दाब अब क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे 100 लोगों ने मेरे पे दाब लगाया था, धक्का लगाया था, और यहाँ पे मेरे पास 60 लोग दाब लगा रहे हैं, मेरे पर 60 लोग धक्का लगा रहे हैं। तो यहाँ दाब लगने की मात्रा कम है, यहाँ दाब लगने की मात्रा ज़्यादा है। अब यहाँ दाब ज़्यादा और यहाँ पे दाब कम, क्लियर। तो यहाँ दाब कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो अंतराल है, ज़्यादा दाब माइनस कम दाब, ज़्यादा दाब में से आप कम दाब को बाहर निकालोगे तो ये जो दाब का अंतर आएगा वो कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है कमी, ठीक है। ज़्यादा दाब में से कम दाब को निकालोगे, 100 अणु दाब लगा रहे थे, यहाँ 40 अणु दाब लगा रहे हैं, 100 में से 40 गए या 100 में से 60 गए, तो जो अंतर आएगा वो कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। ये सदैव, ऑलवेज ट्रुथ, हमेशा सत्य है, इसका कोई अपवाद नहीं है कि शुद्ध विलायक जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज़्यादा होगा। और जब भी आप विलयन बनाओगे, आप किसी भी चीज़ का विलयन बना लो, किसी का भी, उस विलयन का वाष्प दाब हमेशा इस विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। जैसे इसे मैं और भी डिटेल में लूँ कि मेरे पास इस पहले पात्र के अंदर जो है वो केवल जल ही है, पूरा का पूरा 100 ml मेरे इसमें जल है। इस दूसरे पात्र के अंदर मैंने जल में नींबू पानी बनाऊंगा। अब नींबू पानी की बात करूँ, इस दूसरे पात्र के अंदर जो है मेरे पास जल भी है, नींबू का रस भी है, उसके अंदर मैं सॉल्ट, नमक भी मिलाऊंगा, उसके अंदर मैं शुगर भी मिलाऊंगा, मेरे टेस्ट के अनुसार जो भी चीज़ें, वो सब बना के मैंने नींबू पानी बना लिया। अब नींबू पानी तो क्या हो गया, विलयन हो गया। यहाँ पे मैंने केवल और केवल जल लिया है। अब मैंने दोनों पात्रों को, ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है, अब मैंने दोनों पात्रों को गर्म करना शुरू कर दिया और दोनों का टेम्परेचर क्या है, समान है। अब समान टेम्परेचर है, मैं दोनों को बराबर गर्म कर रहा हूँ, तो एक निश्चित स्थिति के बाद में जब मैं दोनों का अध्ययन करूँगा तो देखूँगा कि इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लगभग सारे अणु, कंप्लीट अणु विलायक के वाष्पीकृत हो जाते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो है वो सारे के सारे अणु जो सतह के ऊपर जमा थे वो पूरे के पूरे अणु वाष्पीकृत नहीं होते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रखा है मैंने, स्थिर समान ताप पे गर्म कर रहा हूँ। तो उस टेम्परेचर के ऊपर सारे के सारे अणु, विलयन के जो है अणु, वो वाष्पीकृत नहीं होते हैं। कुछ अणु वाष्पीकृत होते हैं, कुछ अवाष्पीकृत रहते हैं, क्योंकि मैंने जल लिया है, नींबू का रस लिया है, साल्ट नमक लिया है, शुगर लिया, इन सब का टेम्परेचर अलग अलग है। घुल तो गया, विलयन तो बन गया, लेकिन सब एलिमेंट का, सब पदार्थ का अपना अपना टेम्परेचर है। ज़रूरी नहीं कि जिस टेम्परेचर के ऊपर मेरा पानी बॉयल हो रहा है, जल बॉयल हो रहा है, उसी के ऊपर शुगर बॉयल हो या साल्ट की वाष्प बने, ऐसा कुछ है नहीं। साल्ट की वाष्प बनती ही नहीं है, पहली बात तो ये कि शुगर जो है वो वाष्पीकृत, तो सब चीज़ें जो है वो वाष्पीकृत उस टेम्परेचर पे हो, वो कंपलसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। तो जब सब चीज़ें वाष्पीकृत ही नहीं होंगी उस ताप के ऊपर,
तो यहाँ पे वाष्प का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वाष्प यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा दाब लगेगा और यहाँ पे अपेक्षाकृत कम दाब लगेगा। अब आप ज़्यादा दाब में से कम दाब को घटाओ तो ज़्यादा दाब में से कम दाब को घटाने पर जो चीज़ अपने को प्राप्त होगी वो कहलाएगी वाष्प दाब में अवनमन, यानी वाष्प दाब में कितनी कमी हुई। अवनमन का अर्थ होता है कमी। तो वाष्प दाब में कितनी कमी हुई वो इस आधार पे निर्धारित की जाती है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रख के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जब किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना की जाती है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा उस अवाष्पशील विलय युक्त विलयन की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप अवाष्पशील विलय युक्त, चाहे वो आपका द्रव अवस्था में अवाष्पशील विलय पदार्थ हो या ठोस अवस्था में हो, ठीक है, तो जब भी अवाष्पशील विलय पदार्थ विलायक में मिलाया जाएगा और विलयन निर्मित होगा तो उस विलयन का वाष्प दाब हमेशा, सदैव, कोई अपवाद नहीं, हमेशा उसका वाष्प दाब जो है वो क्या होगा, कम होगा। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। तो ये कथन आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन देखने पे ही अपने को मालूम हो जाते हैं किसका वाष्प दाब ज़्यादा और किसका वाष्प दाब कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन को पहचानने का, एक आंसर को पहचानने का अपना एक तरीका है। अब इसे जो है, इस पूरी प्रक्रिया को, ये सारा अपना प्रयोग हो गया किस तरीके से वाष्प दाब में अवनमन की प्रक्रिया को समझा जाता है। अब इसको अपन थ्योरेटिकल रूप में, अब यहाँ से अपन एक पॉइंट लिखेंगे तो आपको इसके नीचे सबसे पहले आपको ये सारी प्रक्रिया के लिए एक पॉइंट लिखना है, उसके बाद में आप जो है इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो यहाँ जो है वो सबसे पहले आप पॉइंट लिखो, इसके नीचे हेडिंग तो डाल लेना अपनी, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। हेडिंग क्या थी अपनी, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। और उसमें पॉइंट लिखो, किसी विलायक में, किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलय युक्त, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय युक्त यौगिक को मिश्रित कर विलयन का निर्माण किया जाता है, मिश्रित कर विलयन का निर्माण किया जाता है, एवं उपरोक्त विलयन को जब गर्म किया जाता है, उपरोक्त विलयन को जब गर्म किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, कौमा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है, कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखोगे, यदि शुद्ध विलायक का, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
और इसे देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ब्रैकेट में लिखोगे इसे P नॉट। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट, गौर से देखना, P नॉट हो एवं विलयन का वाष्प दाब P, एवं विलयन का वाष्प दाब P, कैपिटल P हो तो वाष्प दाब में अवनमन, हो तो वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा उसके लिए देखो बेटा, यहाँ पहले स्क्रीन पे देखो उसके बाद में लिखना। वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिकतम यानी P नॉट माइनस P, ये फॉर्मूला। वाष्प दाब में अवनमन बराबर हो गया P नॉट माइनस P। हो तो क्या के डैश कर दो और उसके नीचे लिखो वाष्प दाब में अवनमन बराबर P नॉट माइनस P, P नॉट माइनस P। इसके नीचे लिखो अगला पॉइंट, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी आप ये जो है वो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का जो है वो वाष्प दाब हमेशा क्या होगा, अधिकतम होगा, और जो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है उसका वाष्प दाब क्या होता है, हमेशा कम होता है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। बन गया होगा, क्लियर है। ये अपना जो है वो द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब का एक प्रायोगिक सत्यापन। अब यहाँ जो है किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है, किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन और उसकी जो सांद्रता है इसके बीच में, या यूँ कह सकता हूँ कि वाष्प दाब जो है उसके बीच और उसकी सांद्रता के बीच में जो सबसे पहले संबंध दिया था या उसमें संबंध जो स्थापित किया था वो किया था किसने, राउल्ट ने। तो राउल्ट ने फिर वहाँ से अपने जो है वो प्रयोग समझाए। अब वो राउल्ट ने जो प्रयोग समझाए वो किसके लिए समझाए, उसने क्या चीज़ फिक्स की थी, उसने एक चीज़ फिक्स की थी, वो की थी अपने प्रयोग के लिए उसने विलायक उसने फिक्स कर रखा था कि ये मेरा पार्टिकुलर एक विलायक है जो वाष्पशील अवस्था में होता है। दूसरा उसने जो है फिर विलयन चुना। अब विलयन के अंदर जो है वो विलय मिलाया जाता है, विलय प्लस विलायक होता है, तो उसने विलायक तो फिक्स कर लिया। अब विलय क्या वो चेंज करता है, विलय जो है वो क्या चेंज करता है कि उसने एक बार तो अपना प्रयोग किया किसके साथ, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, और दूसरा फिर उसने चेंज किया, वो किया कि उसके अंदर उसने अवाष्पशील विलय को मिलाया। यानी एक बार तो उसने वाष्पशील विलय को मिलाया फिर प्रयोग किया, और फिर उसने जो है वो अवाष्पशील विलय को मिलाया और उसके बाद में उसने अपना प्रयोग किया, और दोनों से जो है वो क्या रिजल्ट आया, क्या निष्कर्ष निकला, फिर वो उसने शो किया। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं उसे मैं नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंसल्ट करूँगा। तो आने वाले जितने भी अब आपके लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये पीछे वाला जो अपना ये लेक्चर है आप इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से समझें और थोड़ा इसको जो है वो मेमोराइज़ करते रहें, बारी बारी से इसको देखते रहें। अगर आप उसे आराम से समझेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन है, हो सकता है कहीं दिक्कत हो तो आप उसे बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो उससे अगर आपने एक बार समझ लिया फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पीछे का पोर्शन आगे के पोर्शन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट अगला जो हिस्सा है राउल्ट का नियम अपना, उसे अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।